स्वागत है आप सभी का। तो देखिए अपने जो समर्पण बैच है उसका डेमो क्लासेस चला रहे हैं हमने। और आज का जो अपना सेशन होगा जिसके अंदर अपनी थर्ड क्लास रहेगी और आज अपने बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। कल का जो सेशन था जिसके अंदर अपने बात की थी आवेश के बारे में और बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। तो मैं कुछ कल की क्लासें आपको बताने वाला हूँ। कल की जो क्लास हुई थी उसमें कुछ चीजें उन्होंने नोट की थी, तो आप लोग मेरे को बताएंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमने करंट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो देखो कल जो अपनों ने बात की थी वो तो की थी चार्ज के बारे में। और आज का जो अपना सेशन होगा जिसके अंदर अपने बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताएंगे। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट इस सेशन को देख रहे हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी? दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग। ये अपने पास कोई कंडक्टर है और यहाँ आपने काम क्या कर दिया, कोई वोल्टेज लगा दी और इस कंडक्टर में बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जब आप लोग इस कंडक्टर को सप्लाई से जोड़ेंगे, मतलब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित गति से गति करेंगे, उसको अपने क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन चलेंगे, धारा का प्रवाह होगा। तो इसका मतलब यहां से जो डेफिनेशन जो होगी उसके अंदर देखो क्या मिलेगा। वेटिंग लिस्ट आ सकती है तो निश्चिंत रहिए, आ सकती है, आप लोग वेट करिए उसका भी। तो यहां से देखो धारा की दो परिभाषाएं बनेगी। पहली परिभाषा देखो आई बराबर जो होगा वो क्यू अपॉन में टी होगा। और कल की जो क्लास थी आपने पढ़ा था कि क्यू जो होगा वो एन इंटू ई होता है। तो यहां से दो डेफिनेशन बनेगी। देखो पहली डेफिनेशन बनेगी, क्यू का मतलब हो जाएगा आवेश और ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब भाग में टाइम आएगा तो उसके साथ एक वर्ड का यूज होगा जिसको बोलेंगे डर। तो दो डेफिनेशन बनेगी, आवेश प्रवाह की दर और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर भी धारा कहलाती है और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर भी क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो ये बात आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहां से दो डेफिनेशन भी बन चुकी है, फार्मूले भी आपके पास है। इस फार्मूले से आपने डेफिनेशन बना दी दो की आवेश प्रवाह की दर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या होगी। और इस फार्मूले से आप लोग क्या बना दोगे, यूनिट्स बना दोगे। मतलब आप अपने क्या बना देंगे, मात्रक। धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होगा। दूसरा देखो कि आई बराबर क्यू अपॉन में टी है। ठीक है, तो क्यू अपॉन में टी की क्यू को आपने क्या लिखेंगे, कूलाम। और समय में क्या आ जाएगा, नीचे टी, टी का मतलब क्या आ जाएगा, सेकंड। और इसके अलावा ध्यान में रखना कि जो ई का जो मात्रक होता है उसको इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड भी इसको लिख सकते हो। इसके अलावा एक मात्रक और होता है जिसको बोलते हैं बायोट। ठीक है, तो ये जो बायोट जो होगा ये धारा का एक अलग मात्रक है। अब आपको ये दिमाग में ध्यान में आना चाहिए कि जो बायोट होगा उसमें कितने एम्पियर होते हैं। तो बायोट के अंदर एम्पियर अगर आपको पता होगा, देखो बायोट का जो होगा वो ईएमयू बटा में होगा सेकंड। और ईएमयू के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि 10 गुलाम होंगे और गुलाम बटा सेकंड का मतलब हो जाएगा एम्पियर। इसका मतलब एक बायोट में जो एम्पियर की मात्रा जो होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। तो यहां से ध्यान में रखेंगे। किताब यार आपको एड्रेस पूरा भेजना है मेरे को, और 90% या 100% ही करवा देंगे यार। ठीक है, किताब आपको अगर चाहिए तो आपको जो नंबर दे रखा है थंबनेल के अंदर उस नंबर पर आप लोग पूरा एड्रेस भेज देना, कल आपकी किताब लग जाएगी और एक वीक में आपके पास बुक आ जाएगी। तो देखो धारा के दो चीजें बनेगी आपके पास। देखो एक तो बनेगा कि आवेश प्रवाह की दर, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। धारा के मात्रक एम्पियर होगा, एम्पियर किसके बराबर होगा, कूलम प्रति सेकंड के होगा। इसके अलावा ध्यान में रखना
कि बायोट जो होगा वो 10 एम्पियर के बराबर होगा। इसके अलावा ईएमयू बटा सेकंड होता है। किताब आपको मैंने बता दिया, किताब आपको वहां मिलेगी, आपको मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। एक तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, और जो भी किताब लेनी है आपको वहां से ले सकते हो। तो ये तो था धारा। धारा का आपने क्या कर दिया, मापन कर दिया। सॉरी, धारा का आपने डेफिनेशन पढ़ ली, धारा क्या होती है, और फार्मूला आपने बना दिया। ठीक है, अब अपने बात करेंगे धारा का मापन। देखो, धारा का जो मापन अपने नॉर्मल करते हैं वो करते हैं एम्पियर मीटर से। लेकिन मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। अगर आपको उच्च धारा का मापन करना है, ठीक है, उसके बाद में आपको करना है निम्न धारा। निम्न धारा का मतलब हो जाएगा कि माइक्रो एम्पियर की धारा मेजर करनी है या मिली एम्पियर की धारा मेजर करनी है। उसके बाद में अगर आपको चलती लाइन में धारा का मापन करना है, यानी कि लाइन को बिना तोड़े, ठीक है। इसके अलावा देखो, उच्च धारा का मतलब ये होगा कि जैसे किलो एम्पियर के अंदर है, मेगा एम्पियर के अंदर है, तो यहाँ किलो मेगा एम्पियर तो नहीं हो सकता, किलो एम्पियर के अंदर है, उस धारा का मेजरमेंट करना है, या ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसकी धारा का मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको काम क्या करना पड़ेगा कि एक चीज होती है जिसका नाम होता है सीटी। तो यहां हम लोग सीटी और एम्पियर मीटर दोनों का साथ प्रयोग करेंगे। दूसरा, निम्न धारा का मेजरमेंट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास होगा मूविंग कॉइल। चलती लाइन में धारा का मापन करना है, तो उसके लिए जो होगा वो होगा टोंग टेस्टर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रखना, धारा की उपस्थिति की जांच करनी है कि धारा सर्किट के अंदर है या नहीं, तो या उसकी दिशा। अगर आपसे पूछे कि धारा की दिशा किस मीटर से ज्ञात होगी, तो वो भी आप लोग बता दोगे। इसके अलावा ध्यान में रखना, उच्च आवृत्ति की धारा मापनी है। ठीक है, देखो, इन दोनों के लिए एक ही मीटर होगा जिसका नाम होगा गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा ध्यान में रखना, उच्च आवृत्ति की धारा जो होगी, एक तो आपका मापेगा हॉट वायर वाला इंस्ट्रूमेंट, और एक आपका मापेगा थर्मोकपल। ये दोनों ध्यान में रखना हाई फ्रिक्वेंसी की करंट का मेजरमेंट करते हैं। और सवाल अगर पूछ ले लो फ्रिक्वेंसी, तो लो का मतलब हो जाएगा डीसी, और डीसी का मापन जो करेगा वो मूविंग कॉइल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं वहां आप लोग मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की करंट चलती है, तो वहां मूविंग कॉइल यानी पीएमएमसी का ही अपने यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई कि धारा का जो मापन अपने करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, उच्च धारा का कैसे करेंगे। ठीक है, दो तीन चीजें मैं और बता देता हूं। केवल ऐसी धारा का अगर पूछ ले मापन कौन सी चीज करेगी, केवल डीसी धारा का मापन कौन सी चीज करेगी, और एसी और डीसी दोनों पर कौन सी चीज करेगी। देखो, केवल एसी पर बता दीजिए, एसी डीसी दोनों का मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। एक तो ये आएगा एमआई, और एक आपका करेगा डायनमो टाइप। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, एक आपका आएगा हॉट वायर, ये भी एसी डीसी दोनों पर काम करेगा। डीसी पर आपका जो करेगा वो करेगा पीएमएमसी, और एसी पर आपका करेगा इंडक्शन। ठीक है, और एक आपका करेगा रेक्टिफायर टाइप। तो यहां से ध्यान में रखेंगे, आपके पास जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये मेजरमेंट है धारा का कि कौन सी चीज होगी वो किस चीज का मेजरमेंट करेगी। पीछे देखिए, धारा के मात्रक ध्यान में रखेंगे, एम्पियर होगा, कूलाम बटा में सेकंड होगा। इसके अलावा आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो, आई बराबर वी अपॉन में आर होगा, तो इसका बनेगा वोल्ट और इसका बनेगा ओम। इसके अलावा पी बराबर वी आई से भी निकाल सकते हो। तो फार्मूले जितने आपके पास माइंड में चलेंगे तो आप लोग उनसे फार्मूले निकाल सकते हो। तो ये बातें दिमाग में सेट हुई। तो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है ये बता दीजिए, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। थोड़ा यार बोला करो तुम लोग, थोड़ा सा जवाब दिया करो। ठीक है,
उसके बाद में देखिए करंट जो होती है, करंट जो होती है किसी सर्किट में किस प्रभाव के कारण चलती है। अगर आपसे पूछ ले कि कोई सर्किट है उसमें धारा जो होगी किस प्रभाव के कारण चलती है, अगर मैं धारा के प्रभाव के बारे में बात करूं तो धारा के टोटल 6 इफेक्ट होंगे। उसमें प्रभाव होगा, चुंबकीय होगा, आपका मैग्नेट रासायनिक होगा, गैस विसर्जन होगा, एक्सरे होगा, इसके अलावा आपका फिजिकल इफेक्ट होगा। तो उन 6 में से आप लोग यहां बताइए कि किस इफेक्ट के कारण ये चलती है। ठीक है, तो यहां आप लोग कमेंट करेंगे। और उसके बाद में देखिए ठीक है, यहां तक देखिए। अब देखो कि धारा जो होगी, जब आप लोग सर्किट में सप्लाई जोड़ोगे तो धारा की डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी, यानी कि धारा जो होगी वो किस दिशा में जा रही है, तो अपने को उसका आइडिया कैसे लगेगा। तो देखो धारा की दिशा अगर आपको निकालनी है तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा कि धारा आपने देखी थी कि उच्च विभव से क्या करती है, निम्न विभव की ओर जाती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है, पहली चीज। तो दूसरा अगर मैं आपको बात करूं कि दूसरा जो होगा वो धारा का जो दूसरा जो इफेक्ट होगा या किस डायरेक्शन जो होगी दूसरी, वो होगी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। धारा जो होगी वो किसी सर्किट के अंदर चलेगी, वो इलेक्ट्रॉनों के क्या चलती है, विपरीत। उसके बाद में देखो डीसी जो होगी, डीसी सप्लाई में प्लस से क्या होती है, माइनस की ओर होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एसी के अंदर, एक तो होगा पॉजिटिव साइकिल और एक होगा नेगेटिव। जब आपका साइकिल पॉजिटिव होगा तो फेज से न्यूट्रल की ओर होगी, और नेगेटिव साइकिल होगा तो न्यूट्रल से क्या होगी, फेज की ओर होगी। बिल्कुल राणा, बिल्कुल सबीर हुसैन ने बिल्कुल सही बताया, प्रकाश चौधरी का भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका रेजिस्टेंस सॉरी हीट आएगा। इसी सर्किट के अंदर धारा का जो किस प्रभाव के कारण बहेगी तो हीट होगा। और दूसरा, धारा की डायरेक्शन अगर पूछे तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि धारा की दिशा, तो दो चीजें आएगी, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होगी। ठीक है, और डीसी सप्लाई में क्या होगी, एसी सप्लाई में क्या होगी। एक आता है इसके अंदर, तो यहां तक बात आप लोगों के समझ में आई। ठीक है, एक अपने पास होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में इसका नाम होगा अपवहन वेग। देखो, जब आप लोग किसी भी कंडक्टर को सप्लाई से जब जोड़ते नहीं हो, उस कंडीशन में देखो क्या होता है। जैसे मैं एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि ये मान लो अपने पास कई कंडक्टर है, और इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी का मुंह इधर की ओर है, किसी का इधर की ओर है, कोई इधर की ओर जा रहा है, कोई इधर की ओर, ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए। इन सब का जो एवरेज जो होगा, वो एवरेज वेलोसिटी जो होगी जिसको अपने बोलेंगे वो होगी 0। जैसे मान लीजिए कि कक्षा है और उसमें टीचर नहीं है, तो उस समय बच्चे काम क्या करते हैं कि तितर बितर होके बैठ जाते हैं, यही होगा। लेकिन जैसे ही टीचर आते हैं तो उस समय क्या होता है, बच्चे सभी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं, तो वही होगा। यानी कि जब आप लोग देखेंगे कि कोई भी कंडक्टर जो होगा, जब उसका रूम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो उस समय उसकी औसत वेलोसिटी जो होती है वो 0 होगी। मतलब कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, सबका इफेक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग इसको वोल्टेज पर अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज काम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को एक विशेष दिशा में ले जाने का काम करता है। ये एक विशेष दिशा में जाएंगे। जब ये विशेष दिशा में जाते हैं तो इनका एक मिनिमम वेग होता है।
तो अपवहन वेग ध्यान में रखना क्या होगा, एक मिनिमम वेग होगा, मिनिमम वेलोसिटी होगी, जिसको अपवहन वेग कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉनों का वह न्यूनतम वेग जिस पर वो चलते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का न्यूनतम संभावित वेग जो होगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, पहली बात तो ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला जो अगर मैं बात करूं, आई क्यू बटा में डी होगा, और आई बराबर आ जाएगा एन ई अपॉन डी। अब यहां से एक चीज ध्यान में रखना, थोड़ा सा मैं चीज बता रहा हूं, देखो दिखाई दे रहा है यहां तक? ठीक है। अब देखो कि ये दो तीन चीजें आपको यहाँ इस समीकरण के अंदर कुछ चीजें दिखाई दे रही है। देखो ये होगा, इसका डायामीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, आई आपकी करंट हो जाएगी, क्यू आपका वेग है, या एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ई इलेक्ट्रॉन हो ही जाएगा। तो ये चीजें इसके अंदर आएगी। अब यहाँ दिल्ली मेट्रो का जो टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा हुई थी 2018 के अंदर, उसमें ये पूछा कि वहन वेग होता है वो किसके समानुपाती होगा, धारा के होगा, धारा के वर्ग के होगा, क्यूब के होगा, तो धारा के सीधे समानुपात में चलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा इलेक्ट्रॉनों का वह, या इलेक्ट्रॉनों का न्यूनतम जो संभावित वेग जो होगा जिस पर इलेक्ट्रॉनों चलेंगे, उसका मान जो होगा वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होगा। फार्मूला अगर आपसे पूछे तो आई अपॉन में क्यू बटा में डी होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखेंगे। और उसके बाद में देखिए और क्या रह गया, ठीक है, और मात्रक आपको पता ही है। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक आई बराबर जो होगा वो क्यू अपॉन में टी होगा, मतलब आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। मात्रक ध्यान में रखना एम्पियर होगा, एम्पियर कुलाम पट्टा बटा में सेकंड होगा, ठीक है, बायोट होगा। इसके अलावा ध्यान में रखो कि इसका जो न्यूनतम संभावित जो वेग होगा वो ध्यान में रखना क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है, क्यू बराबर एन टी होगा। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में आगे देखो, एक आता है करंट डेंसिटी, हिंदी में इसका नाम होगा धारा घनत्व। आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे करंट डेंसिटी। अब देखो एक चीज बताता हूँ, करंट डेंसिटी देखो आपने कभी जीके पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज आती है जनसंख्या घनत्व। ये मान लेते हैं अपने पास कोई कंडक्टर है, और इसका ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये इसका एरिया है। अब इस एरिया से कितनी करंट बाहर निकल रही है उसकी इकाई क्षेत्रफल, यानी कि पूरा एरिया होगा, मान लेते हैं पूरा एरिया जो है वो 100 mm स्क्वायर है, 100 mm स्क्वायर ज्यादा होता है, मान लेते हैं 100 mm स्क्वायर है, और करंट जा रही है 200 एम्पियर। अब एक चीज देखो कि 1 mm स्क्वायर से कितनी करंट जाएगी, तो आप लोग 200 को क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो आएगा आपका 2 एम्पियर प्रति सेमी का स्क्वायर। मतलब ये होगा कि अगर 1 सेमी स्क्वायर एरिया में यहां लेता हूं, यहां मान लेते हैं मैं 1 सेमी स्क्वायर एरिया ले लेता हूं, तो इस एरिया से धारा जा रही है 2, ऐसे टुकड़े जो होंगे वो 100 होंगे, तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी आपकी 200। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा जो होती है वो क्या कहलाती है आपकी, करंट डेंसिटी कहलाती है, यानी कि इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली क्या होगी, करंट। ठीक है। अब इसका फार्मूला देखो, धारा घनत्व को लिखेंगे जे से, जे बराबर होगा आई अपॉन में ए।
दिल्ली मेट्रो 2017, लाइनमैन 2018, लाइनमैन 2015, राजस्थान। दोनों में एक सवाल पूछा गया था, मैं आपको बात करूंगा आगे। उसने ये बोला कि एक बुर्ज है, उसका धारा घनत्व 45 एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर और उसका एरिया 5 सॉरी उसका एरिया जो है वो 5 सेमी का स्क्वायर है और इकाई क्षेत्रफल से जो धारा निकल रही है वो कितनी निकल रही है, सॉरी एरिया आपको दे दिया जैसे 5 सेमी का स्क्वायर दे दिया और धारा दे दी आपकी 45 और उसका धारा घनत्व पूछा था। तो एम्पियर के अंदर करंट कितनी है 45 और एरिया कितना है 5। जब डिवाइडेशन करेंगे तो आएगा 9 एम्पियर प्रति सेमी का स्क्वायर। अब यहां से देखो इसकी अगर मैं यूनिट्स बनाता हूं, मात्रक बनाऊंगा तो क्या बनेगा देखो, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम्पियर, यानी कि इसका मात्रक एम्पियर होगा और जो एरिया जो होगा इसका मात्रक देखो आपको मीटर का स्क्वायर भी ले सकते हो, सेमी भी ले सकते हो और एमएम भी ले सकते हो, ठीक है। हालांकि जो तार जो होगा उसका एरिया जो होगा वो हमेशा एमएम में ही लिया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि तार का जो क्षेत्रफल जो होगा या साइज का निर्धारण आप लोग किस में करेंगे तो एमएम स्क्वायर में किया जाता है। लेकिन अपनी जो मात्रक पद्धति है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एमकेएस मात्रक पद्धति में यह मीटर ही लेना पड़ेगा। तो धारा घनत्व समझ में आया। इसी तरीके से आवेश घनत्व भी होता है। आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखा जाता है, सिग्मा बराबर होगा क्यू अपॉन में ई और इसका मात्रक क्या बनेगा, क्यू का मात्रक होगा कूलाम और एरिया का मात्रक आपको मैंने बता दिया मीटर का स्क्वायर। इसी तरीके से आप लोग फ्लक्स घनत्व भी पढ़ते हो, बी बराबर आप लोग पढ़ते हो फाई अपॉन में ए। इसका मात्रक होगा वेबर और इसका मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर और इसका मात्रक किसके बराबर होगा, टेस्ला के बराबर होगा। तो धारा घनत्व अगर पूछ ले, फ्लक्स घनत्व अगर आपसे पूछ ले या आवेश घनत्व पूछ ले, इन तीनों के डेफिनेशन एक ही बनेगी और फार्मूला किस तरीके से बनेगा वो भी देखेंगे और मात्रक किस तरीके से। इकाई क्षेत्रफल में धारा की मात्रा धारा घनत्व, इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा आवेश घनत्व, इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स की मात्रा फ्लक्स घनत्व। इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स, तो इसका मतलब क्षेत्रफल तो नीचे आएगा, सब में आ गया। धारा पूछ रहा है तो ऊपर धारा करोगे, आवेश पूछ रहा है तो आवेश करोगे, फ्लक्स पूछ रहा है तो फ्लक्स। और यूनिट आप लोग यहां से बना सकते हो, आपको पता है एरिया किस में लिया जाता है और धारा किस में ली जाती है। तो ये बात समझ में आई है या नहीं आई, ये बता दीजिए, ठीक है। पीडीएफ इनकी आपको कल परसों तक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का मतलब ये होगा, जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व मैं आपको भारत का जनसंख्या घनत्व अगर आप लोग देखें तो लमसम शायद 385 है और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, अरुणाचल प्रदेश का 17 है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान का जो 1 किलोमीटर का जो एरिया है लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उसमें 200 आदमी आ रहे हैं। भारत के अंदर 385, अरुणाचल प्रदेश का कम है 17 है, तो इसका मतलब वहां जनसंख्या घनत्व तो कम है, तो इकाई क्षेत्रफल में जनसंख्या की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। दिल्ली का आप देखोगे तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां बात समझ में आ चुकी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों का एक न्यूनतम वेग जो होगा उस न्यूनतम वेग को अपने क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, 10⁻⁻⁴ होगी। और उसके बाद में ध्यान में रखना आई वीडी जो होगा आई अपॉन में क्यू डी होगा, क्यू की वैल्यू रखेंगे तो एन इंटू ए आ जाएगा, एन इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। अब देखो अगला जो इसका कंसेप्ट है वो अपने बात करेंगे धारा के प्रभाव। प्रभाव होगा वो होगा हीटिंग और दूसरा जो होगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटिज्म, ठीक है। तीसरा जो आएगा आपका केमिकल यानी कि रासायनिक, चौथा जो आएगा आपका एक्सरे, पांचवा जो आएगा गैस डिस्चार्ज,
छठा जो आपका इफेक्ट होगा जिसको अपने बोलेंगे फिजिकल। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। अब यहाँ देखो सबसे पहला जो अपना इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपना हीटिंग इफेक्ट पड़ रहे हैं, हीटिंग को आप लोग तापीय भी लिख सकते हो और इसको उसमें भी बोला जा सकता है। तार है आपके पास, इस तार को तुम लोग काम क्या करोगे, सप्लाई से कनेक्ट करोगे, मतलब वोल्टेज देंगे। वोल्टेज देंगे तो इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। जब इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा तो इसके अंदर काम क्या करेंगे, क्या होगा, गर्म होगा। अब आपसे दो सवाल बनेंगे कि जो ये गर्म होता है, ये तार गर्म किस कारण होगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि रेजिस्टेंस सॉरी जो तार गर्म होगा वो किस कारण से होगा, किस प्रभाव के कारण होगा। और एक तो ये बताएंगे किस गुण के कारण होगा। और एक चीज मैं और बताऊंगा यहाँ से, तो तापीय प्रभाव क्या होगा कि जब किसी चालक को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो वह खाली स्थान के कारण अपना क्या करेगा, हीट पैदा करेगा। तो हीट किसकी वजह से पैदा करेगा वो बताओगे आप लोग। यूपीपीसीएल का तो यार मार्च 15 के बाद ही लग रहा है, फर्स्ट वीक का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि 10-15 दिन आपका पहला एडमिट कार्ड आता है और 20 के बाद ही लेने को लग रहा है, यानी 20 एक दिन आपको और मिल जाएंगे। अब देखो पहली बात तो ध्यान में रखना ऊष्मा उत्पन्न होती है रेजिस्टेंस के कारण। दूसरा ध्यान में रखना जो इसके परमाणु होते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, टकराव। इन टकराव के कारण हीट पैदा होती है। ये दोनों ध्यान में रखेंगे कि हीट पैदा हो रही है वो केवल परमाणुओं के टकराने से पैदा हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रही है, ये दोनों के कारण। तो आपका आंसर होगा दोनों के कारण। ठीक है, फिर देखिए हीट जो होगा वो H बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी होगा। लेकिन यहां आप लोग लिखेंगे जूल। H बराबर लिखोगे 0.24 आई स्क्वायर आर टी, यहां लिखेंगे कैलोरी। ये अभी आपके आगे आएगा तब समझ में आ जाएगा क्या होगा। ठीक है, फिर ध्यान में रखना यह नियम किसने दिया, तो आपको पता है किसने दिया था, जूल। जूल ने क्या दिया। ठीक है, और इस कारण उष्मा का मात्रक भी आपको पता है जूल ही होता है, और इसके अलावा कैलोरी भी होता है। उष्मा का मेजरमेंट कैलोरीमीटर से करते हैं। ठीक है, फिर ध्यान में रखना इस रूल की जो खास बात क्या है, इस रूल की खास बात है कि इसमें शुद्ध प्रतिरोधी घटक होगा। दूसरा ध्यान में रखना एसी और डीसी दोनों पर समान नियम काम करेंगे। ठीक है, फिर ध्यान में रखना जो इस नियम पर काम करने वाली युक्तियां होती है, जैसे आपका हीटर हो गया, प्रेस, गीजर, ओवन, जितने भी आते हैं वो सारे सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप लोग यहाँ देखते हो जो उष्मा के सिद्धांत पर काम करती है वो ध्यान में लो। एक चीज मैं और बता दूं कि जितनी भी आपकी उसमें युक्तियां होती है इनकी वाटेज क्षमता क्या होती है, ज्यादा। वाटेज क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो कोई जितनी भी आप लोग हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ध्यान में रखना, वाटेज क्षमता ज्यादा होती है। फिर एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो आपका हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो किसका बना होता है। हीटिंग एलिमेंट बता दीजिए किसका बनना होगा। तो हीटिंग एलिमेंट होगा नाइक्रोम का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आपको नाइक्रोम की 2-3 चीजें बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में देखोगे। पहली चीज तो ध्यान में रखना कि जो नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम का जो गलनांक जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ध्यान में रखोगे, लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी रेजिस्टिविटी अगर आपसे पूछ ले तो 108.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर में होती है। फिर ध्यान में रखना इसका मिश्रण किस चीज का होगा। तो नाइक्रोम के अंदर देखो दो चीजें आ रही है, नाई प्लस क्रोम, यानी कि निकल प्लस क्रोमियम। निकल प्लस क्या आएगा, क्रोमियम। ठीक है,
निकल की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो 80% होगी और क्रोमियम की वैल्यू पूछ ले तो होगी। फिर ध्यान में रखना जो हीटिंग एलिमेंट जब गर्म होगा तो एक किरणें बाहर निकालते हैं, इन किरणों का नाम अगर पूछ ले तो ध्यान रखना अल्ट्रा वायलेट किरणें होगी, सॉरी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ठीक है, फिर ध्यान में रखना ये काम क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको किस में चेंज करेगा, उष्मा ऊर्जा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, नाई प्लस क्रोम के बारे में। ये किताब नई है और शानदार चीज है, एक दिन में रिवीजन अगर करना है तो आपको मिल जाएगा। तो देखो नाइक्रोम अगर आपसे पूछ ले कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसमें किस तापक तत्व का इस्तेमाल करेंगे तो नाइक्रोम होगा। दूसरा सवाल बनेगा कि नाइक्रोम जो होता है वो किसका मिश्रण होगा, तो निकल और क्रोमियम का होगा। तीसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का ही बनाया जाता है, क्यों, इसके पीछे कारण ये है कि इसका गलनांक ज्यादा होता है, पिघलता नहीं है। ठीक है, फिर ध्यान में रखना जितनी भी जो हीटिंग एलिमेंट होती है वो किन प्रकाश की किरणों को बाहर निकालते हैं, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों को बाहर निकालती है। फिर ध्यान में रखना रेजिस्टेंस काम क्या करेगा, तो जो विद्युत ऊर्जा जो होगी उसको उष्मा में चेंज करता है, स्टोर नहीं करेगा, ये भी ध्यान में रखना। तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, पहला जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो इसका प्रभाव था वो था चुंबकीय प्रभाव। एक तो यार तुम लोग था सा थम्स अप कर दिया करो यार, ताकि पता चले कि यहाँ तक तुम्हारे को दिमाग में कंसेप्ट आ चुके हैं। आज करंट का सारा कंसेप्ट करवा दूंगा मैं आप लोगों को। थम्स अप करो पहले सभी कमेंट बॉक्स में और लाइक भी कर दो, उसके बाद अपने आगे का सिस्टम प्रोसीजर करेंगे। एक तो यार ग्रुप में शेयर कर देना जितना भी, जो मैंने 3 क्लासें लगाई है अभी तक। तो देखो चुंबकीय प्रभाव, देखो चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, देखो जब आप लोग किसी कंडक्टर में करंट का प्रवाह करेंगे तो वो काम क्या करेगा, अपने चारों ओर चुंबक को बनाने का काम करेगा, और ये इसका चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि जब धारा का प्रवाह करेंगे तो चुंबकीय प्रभाव होगा। ठीक है, अब एक चीज मेरे को ये बताओ कि चुंबकीय प्रभाव एसी पर होगा या डीसी पर होगा। तो चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो की थी ओरस्टेड ने, लेकिन नियम अगर आपसे पूछ ले तो किसने दिए थे, माइकल फैराडे ने दिए थे। ठीक है, फिर ध्यान में रखना ये जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसकी सप्लाई अगर पूछ ले तो सप्लाई ध्यान में रखना एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर पैदा होता है, ये इफेक्ट जो होगा। फिर ध्यान में रखना जो चुंबक की जो प्रकृति जो होगी, चुंबक की प्रकृति व परिमाण किस बात पर डिपेंड करेगा, तो ये करेगा धारा पर। क्यों करेगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो ध्यान में रखोगे किसके समानुपात में होगा, करंट के। ठीक है, अब देखो कि सप्लाई की प्रकृति मैं बता रहा हूं आपको, और यहाँ इनके अंदर चुंबक किस तरीके से बनेगी। एक आपके पास डीसी सप्लाई है, एक आपके पास सिंगल फेज एसी है, एक आपके पास 2 फेज एसी है, और एक आपके पास है 3 फेज एसी। डीसी सप्लाई बदलती नहीं है, इसका मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी क्या रहेगा, फिक्स। अगर आपकी इस तरीके से सप्लाई जा रही है तो एक ध्रुव एन बनेगा और एक एस बनेगा, वो मैग्नेट में बताऊंगा मैं। तो जो आपका एन बनेगा वो एन ही रहेगा, और एस बन रहा है वो एस ही बनेगा, तब तक आपकी सप्लाई की दिशा चेंज नहीं करोगे। यानी कि प्लस को प्लस में रहोगे, माइनस का माइनस में रहेंगे, तो तब तक वो चेंज नहीं होगा, ध्यान में रखना। तो डीसी पर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, स्थिर। इसी का ध्यान में रखना कि अगर 5 एचपी की 2 मोटर एक ऐसी सप्लाई पर काम कर रही है एक डीसी पर, तो डीसी वाले का साइज बड़ा होगा। ठीक है, सिंगल फेज के अंदर क्या बनेगा, प्रत्यावर्ती। और आपने को ये भी पढ़ा होगा कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि सीधा सिंगल फेज सप्लाई पर जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा प्रत्यावर्ती। और इसके संबंध में 2 नियम है, एक तो आपका फेरोसिस का सिद्धांत और दूसरा क्रॉस फील्ड थ्योरी। दोनों में ये बताया गया है कि जो सिंगल फेज मोटर है वो वास्तव में सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती। फिर आपके पास है 2 फेज एसी। 2 फेज एसी जैसे ही दोगे, आपने पंखे में कैपेसिटर लगा दिया, वो उसने क्या किया कि एक फेज को 2 फेज में तोड़ दिया।
पंखा चलेगा। तो यहाँ कौन सा बनेगा, घूर्णी बनेगा, घूमता हुआ बनेगा। और 3 फेज की जब सप्लाई देंगे फिर भी बनता है, लेकिन दोनों में फर्क है, यहाँ बनेगा स्मूथ और यहाँ बनेगा स्पंदित। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि 3 फेज की तुलना में जो 2 फेज पर जो सप्लाई जो होती है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनता है पल्सेटिंग टाइप का बनता है, स्पंदित बनेगा। ठीक है। और इस पर जितनी भी युक्ति आप लोग देखते हो, कौन कौन सी पंखा हो गया, कूलर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, जितनी भी जो युक्ति आप लोग देखते हो वो सारे इसी सिद्धांत पर काम करती है। किताब अगर कोई सी भी अगर आपको चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है आपको, स्क्रीन तो क्या उसके ऊपर थंबनेल के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। 2 तरीके मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा किताब कैसे मिलेगी। शानदार किताब है, डेमो देखती मजा आ जाएगा। ठीक है। तो दूसरा जो प्रभाव होगा वो इसका प्रभाव जो होगा वो चुंबकीय प्रभाव होगा, और ओरेस्टन ने इसकी खोज की थी, फैराडे ने इसके बारे में बताया, इसके 2 नियम दिए थे। एसी डीसी दोनों सप्लाई पर पैदा होती है, ध्यान में रखेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपने इसका थंबनेल रूल पढ़ा होगा। ठीक है। अगला देखिए, तीसरा जो इफेक्ट है वो केमिकल, यानी कि तीसरा जो प्रभाव होगा वो आएगा रासायनिक प्रभाव। देखो ये मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है और इसके अंदर कोई भी अम्ल या क्षार हो सकता है। आपने काम क्या किया है कि यहाँ इसको क्या कर दिया, सप्लाई से जोड़ दिया। तो जब आप लोग देखेंगे कि ये आयनों में टूट जाता है, ठीक है, ये आयनों में टूटेगा। ये इसका विद्युत अपघटन का नियम है कि जब किसी जलीय विलयन में धारा का प्रवाह किया जाता है तो विलयन जो होगा वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। इसको विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और इसके बारे में जिसने बताया था वो आपको पता ही होगा, किसने बताया था, या इसके संबंध में जो नियम दिए थे वो दिए थे फैराडे ने। और आप लोग 2 नियम पढ़ते हो, m बराबर पढ़ते हो ZIT, इसका पहला नियम है और दूसरे नियम इसी से बनता है। और इस नियम पर जो युक्तियां काम करती है वो आपका सेल करेगा और बैटरी करेगा। तो यानी कि इस नियम पर जो काम करने वाली जो युक्तियां जो होगी, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एक करेगा सेल और दूसरा करेगा आपका बैटरी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, हालांकि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कि जब किसी विलयन के अंदर धारा का प्रवाह किया जाता है तो आयनों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, तो इस क्रिया का नाम होगा विद्युत अपघटन। सेल बैटरी किस सिद्धांत पर काम करेंगे, तो धारा के रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं। या सेल बैटरी में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो विद्युत अपघटन। ठीक है। सेल या बैटरी जो होती है वो किस ऊर्जा को स्टोर करके रखेगा, तो ध्यान में रखोगे रासायनिक ऊर्जा। चेंज किसको करेगा, तो रासायनिक को क्या करता है, विद्युत में करता है। किताब कौन से के बारे में बात कर रहे हो, देखो बिजली तो अभी कहीं नहीं मिल रही, बिजली मेरे द्वारा ही भेजी जा रही है। सुदर्शन या वो किताब फिर भी आपको मिल सकती है। ठीक है। अगला जो प्रभाव है इसका वो है एक्सरे। एक्सरे प्रभाव के बारे में देखिए, ये मान लेते हैं आपके पास कोई वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब का मतलब समझ गए, निर्वात नलिका है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। निर्वात का मतलब होता है बिना हवा के। जब इसको आप लोग हाई वोल्टेज देते हो या हाई फ्रिक्वेंसी देते हो तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर जो निकलती है उसको बोलते हैं एक्स रेज। एक्स रे का मतलब समझ चुके होंगे, एक्स किरणें बाहर निकलती है। और इसके बारे में जो सबसे पहले या इसका जो खोज की थी वो की थी रोटजन। ठीक है, ये इसके वैज्ञानिक थे। और इसका यूज आपको पता है किस तरीके से करते हैं, एक्सरे लेने में करते हैं। अब यहां से सवाल क्या पूछा जाएगा वो देखो, सवाल पूछा जाएगा कि एक्सरे जो उत्पन्न होता है वो एक्सरे किरण उत्पन्न करने के लिए क्या चीज आवश्यक है, उच्च वोल्टेज, निम्न फ्रिक्वेंसी, निम्न फ्रिक्वेंसी, निम्न वोल्टेज। तो ध्यान में रखेंगे दोनों चीजें क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो ये समझ में आया। तो रासायनिक प्रभाव क्या होगा, रासायनिक प्रभाव ये होगा कि जब आप लोग किसी विलयन के अंदर धारा का प्रवाह करेंगे तो वो अपने आयनों में विभक्त होगा।
और आयनों में विभक्त होगा तो इसका विद्युत अपघटन होगा। सेल और बैटरी इस नियम पर काम करते हैं, ठीक है। और ये जो नियम दिए थे विद्युत अपघटन से संबंधित, तो वो ध्यान में रखना किसने दिए थे? फैराडे ने। सवाल पूछा गया कि सेल जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन। तो आप लोग कौन सा करोगे? तो ये समझ में आ चुकी होगी। अब उसके बाद देखिए, अगला जो इसका इफेक्ट है वो गैस डिस्चार्ज यानी कि गैस विसर्जन प्रभाव। आप लोगों ने ट्यूबलाइट देखी होगी, वो गैस विसर्जन प्रभाव पर ही काम करती है। अब देखो, ये आपके पास कोई ट्यूब है और इसको बोलेंगे नलिका या कोई ट्यूब है, गैस विसर्जन ट्यूब है। इसके अंदर आपने काम क्या कर रखा है? जैसे मान लेते ट्यूबलाइट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपने मरकरी और आर्गन को रख रखा है। जब इसको आप लोग सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये गैस क्या होती है? आयनों में टूट जाती है, ठीक है। एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आयनों में टूटेगी तो यही होगा कि गैस विसर्जन प्रभाव क्या होगा कि जब आप लोग गैस विसर्जन नलिका में धारा का प्रवाह करते हैं तो गैस का आयनीकरण हो जाता है। यानी कि ये जो गैस है आर्गन आपने क्या भर रखा है तो इसका क्या हो जाएगा? आयनीकरण। और आयनीकरण होने के कारण ये क्या करेगा? धारा का चालन करेगा। और इस प्रभाव पर जो काम करते हैं वो युक्तियां अगर मैं बात करूं तो एक तो आपका करेगा सोडियम वेपर लैंप, आपका करेगा मरकरी वेपर लैंप, नियॉन साइन लैंप करेगा। तो जितने भी जो आपने प्रदीप्ति के अंदर लैंप पढ़ते हैं वो सारे सारे इसके ऊपर काम करेंगे। मरकरी करेगा, आपका नियॉन लैंप होगा वो भी करेगा। तो ये सारे के सारे जो लैंप होंगे आपके इसी सिद्धांत पर क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है। फिर अपने एक लास्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होगा एक्सरे इफेक्ट, सॉरी शारीरिक प्रभाव। देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पैर गीले हैं, आपका शरीर गीला है, आप लोग किसी तार को टच कर लेते हो जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है तो आपको झटका लगता है, ठीक है। झटका यहाँ तीन बातों पर डिपेंड करेगा। पहला करेगा धारा के ऊपर, दूसरा करेगा वोल्टेज के ऊपर, तीसरा करेगा टाइम के ऊपर। अब अगर मान लेते हैं कि धारा, यहां मैं लिख रहा हूं धारा और यहां लगेगा अनुभव, ठीक है। अगर धारा 5 मिली एम्पियर की है, 20 मिली एम्पियर की है या 50 मिली एम्पियर तक की गुजरती है शरीर से, या 200 एम्पियर की, तो 5 मिली एम्पियर पर जो होता है वो होता है झंझनाट। झंझनाट मतलब समझते हो आप लोग? कई बार आपका पैर सुन्ना हो जाता है, फिर आप लोग ऐसे करते हो तो एक करंट सा चलता है आपकी बॉडी के अंदर, इस तरीके की झंझनाट होती है, ठीक है। अगर मैं 20 मिली एम्पियर की बात करूं तो दर्दनाक क्या लगता है? झटका। और इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मृत्यु या हार्ट अटैक आ जाता है। और 20 मिली 200 मिली एम्पियर तो बॉडी क्या होती है? जल जाती है। और मिनिमम वोल्टेज अगर पूछ ले झटका लगने के लिए तो ये आपको मैं बता दूं कि लगभग कितनी होती है? 80 वोल्ट होती है, वो चाहे एसी हो चाहे डीसी। तो झटका अगर आपसे पूछ ले कि मिनिमम कितनी वोल्टेज पर लगेगा, आपकी मृत्यु कितनी वोल्टेज करंट पर होगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एमसीक्यू तो यार करवा देंगे, एमसीक्यू तो छोड़ो, यहां तक बात पल्ले पड़ी, धारा के प्रभाव पढ़ लिए। एक कंसेप्ट में और करवाऊंगा, तब तक मेरे को थम्स अप चाहिए सभी के द्वारा। यहां तक बता दीजिए। तो देखो धारा के 6 प्रभाव मैंने आपको बताए हैं। पहला प्रभाव था उसमें जब धारा प्रवाह करेंगे तो हीट रेजिस्टेंस के कारण वो हीट पैदा करेगा, जूल ने बताया था। इस नियम पर जो काम करेंगे वो उसमें शुद्ध प्रतिरोध होगा। नाइक्रोम का यूज करेंगे, नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, ठीक है। और दूसरा क्यों यूज किया आपने? इसका रेजिस्टेंस गलनांक ज्यादा इस वजह से, और दूसरा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो दूसरा इफेक्ट था वो था चुंबकीय प्रभाव। धारा जब किसी
कंडक्टर के अंदर से जाएगी तो उसके अंदर क्या करेगा, मैग्नेट बनेगा। एक चीज मैं और बता दूं, मैग्नेट जो होती है वो अल के कारण बनती है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रेरकता के कारण बनेगी। आपका जो नाइक्रोम होता है उसमें अंदर ये नहीं बनता, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग सप्लाई देंगे उसके अंदर मैग्नेट भी उसी तरीके की बनेगी, ये भी ध्यान में रखोगे आप लोग। उसके बाद में देखिए कि रासायनिक प्रभाव जो होगा कि जब किसी विलियन के अंदर आप लोग धारा का प्रवाह करेंगे तो वो आयनों में टूट जाएगा। फैराडे ने इसके बारे में बताया, सेल बैटरी इस नियम पर काम करते हैं। इसके अलावा एक मीटर बता देता हूँ, डीसी सप्लाई पर एनर्जी का मेजरमेंट करता है, एम्पियर घंटा मीटर आपने पढ़ा होगा, तो वो भी रासायनिक प्रभाव पर ही काम करता है। एक्सरे पर ध्यान में रखना, खोजकर्ता पूछे तो रोटजन है, हालांकि इसके ऊपर अभी सवाल नहीं है इलेक्ट्रिकल में। हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी की करंट चाहिए। ट्यूबलाइट, मर्करी वेपर लैम्प, ये सारे गैस विसर्जन प्रभाव पर काम करते हैं। और शारीरिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी वोल्टेज मिनिमम झटका लगेगा, कितने पर मृत्यु होगी, कितने पर बॉडी चलेगी, ये सारा आप लोग यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और बताऊंगा जो इसका लास्ट कंसेप्ट है, वो देखो। वो है धारा। यहां तो आ जाएगा आपका पदार्थ और यहां आ जाएगी धारा का कारण। आपके पास देखो धातु है, आपके पास ठोस है, आपके पास चालक है, आपके पास द्रव है, आपके पास विद्युत अपघट्य है, आपके पास क्या है, सेल बैटरी है, आपके पास अर्धचालक है, और एक चीज मैं और बता देता हूं, गैस है। आप लोग बारी बारी से कमेंट करेंगे कि किसके अंदर किसकी वजह से करंट का प्रवाह होता है। अगर आपसे पूछ ले चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, देखो कई कुचालक भी होते हैं। जैसे कुचालक, जैसे आपने बांस की लकड़ी है, सूखी होने पर धारा का प्रवाह नहीं करती लेकिन गिल्ली होने पर करती है। तो सबसे पहले बताओ कि धातु के अंदर किसकी वजह से होगा। तो ये अपना लास्ट पॉइंट है जिसको अपने करेंगे अभी, फिर करंट के बारे में जितना जो डिटेल था वो सारा खत्म हो जाएगा। देखो धातु के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ठोस के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। आपने सोना, तांबा, चांदी जितने भी देखते हैं सारे के सारी धातु और सारी सारी ठोस होती है। एक पारे को छोड़ दीजिए, वो जो लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है, बिल्कुल प्रणाम स्वीकार है। दूसरा द्रव, ठीक है। द्रव बोल दो, चाहे विद्युत अपघट्य बोल दो, चाहे सेल बैटरी बोल दो, तीनों की बात एक ही है। अभी आपने रासायनिक प्रभाव पढ़ा था, ये बनेगा आयन के कारण। और आयन से आपको पता है दोनों होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होगा और नेगेटिव आयन भी होगा। तो अगर आपको सेल बैटरी में पूछे धारा का प्रवाह तो आयंस के कारण होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पूछे तो भी आयन के कारण होगा, और अगर आपको पूछ ले द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो भी किसके कारण होगा, आयन के कारण होगा। ठीक है, बिल्कुल आयनिक प्रभाव सही है। उसके बाद में देखो सेमीकंडक्टर, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होगा। और जो लास्ट कंसेप्ट बच गया गैस, गैस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका इलेक्ट्रॉन भी आएगा और आपके आयंस भी आएंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, एक तो ये और एक आपका धातु। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि धारा जो होता है उसको लिखा करंट से जाता है लेकिन उसको लिखा आई से जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। 2 मिनट का टाइम है, आप लोग मेरे को बता दीजिए। जैसे मैंने आपको क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को सी से लिखते हैं लेकिन उसका जो सिंबल जब आप लोग लिखोगे तो वो क्यू से लिखते हो। बताओ जल्दी। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग मेरे को बता दीजिए। अब मैं आपको इस बैच के बारे में बता दूं, हालांकि अभी तक मैंने इसको यूट्यूब पर इसका स्टार्ट नहीं किया एप्लीकेशन के ऊपर। अभी मैं आपको एक महीने, एक हफ्ते का, वीक का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को लगेगा कि अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं तो उस समय मैं इस बैच को स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज कोई प्लान नहीं बनेगा, क्योंकि ये बैच लंबा चलने वाला है, 5 महीने
लमसम मान के चलिए, क्योंकि हर टॉपिक की सिंगल क्लास होगी। कि आज अगर आपने धारा पढ़ा है तो धारा की पूरी डिटेल पढ़ोगे, आवेश पढ़ा तो आवेश की पूरी डिटेल पढ़ोगे। 3 फेज के अंदर अगर आप लोग समीकरण के तात्क्षणिक समीकरण जो होती है 3 फेज के बारे में पढ़ोगे, 3 फेज ही पढ़ोगे। स्टार डेल्टा तो स्टार डेल्टा ही पढ़ोगे, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले इस चीज के बारे में। ठीक है। दूसरा, इसकी जो फीस मैंने बताई आपको 2100 है, और 5 महीने मान के चलिए लमसम 400 रुपए एक दिन का, एक क्लास का 1 महीने का पड़ेगा। और आप लोग 2 किस्तों में भी इसको पे कर सकते हो। मेजरमेंट एम्पीरीमीटर से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए मेरे को थोड़ा सा अलग सिस्टम करना पड़ेगा, जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है फिलहाल। क्योंकि इस कोर्स को लॉन्च करने का प्लान तो मेरे पिछले 6 महीने से प्लान कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन आप लोगों को ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको लॉन्च करना है या नहीं करना। तो आप लोग 1 वीक आपके पास टाइम है। शिवरात्रि के बाद ही इसके बारे में मैं सोचूंगा कि इसको चलाना है या नहीं चलाना, क्योंकि काफी लंबी क्लासें रहेगी। दिन में 2 क्लासें लेनी पड़ेगी मेरे को, एक मॉर्निंग के अंदर, एक इवनिंग के अंदर। ठीक है, ताकि ये सिलेबस आपका 3 4 महीने तक कंप्लीट हो जाए। और एक चीज मैं आपको पूरी चीज बता दूं कि इस कोर्स को जब आप लोग करोगे और साथ में आपके पास सुदर्शन किताब है, त्रिशूल किताब, अगर मान ले चार्ज मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आप लोग उस चार्ज की सुदर्शन की किताब, देखो लिखने वाला काम कुछ भी नहीं करना। सुदर्शन किताब से आप लोग पढ़ोगे, त्रिशूल से न्यूमेरिकल करोगे। आप लोग डेली 2 घंटे क्लास के होंगे और 1 घंटा अलग से दे देना। इसके अलावा जिंदगी में भले ही आपको 3 घंटे आपको देने डेली, 3 महीने या 4 महीने दे दीजिए, और मेरी गारंटी मान के चलिए कि पूरे इंडिया में कोई मर्जी एग्जाम दे देना, आपका सवाल गलत हो जाए या आपको पढ़ाया हुआ जो नहीं आए, तो आपकी पेमेंट वापस हो जाएगी। ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको जो मैं नंबर बता रहा हूँ उस नंबर पर आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट की संख्या देखो कुछ बढ़नी जरूरी है, और ये डेमो मैंने इसीलिए लगाई क्योंकि मैं सीधा उसको लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट चाहिए। अगर स्टूडेंट नहीं बनेंगे तो मैं फिर उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाऊंगा। 10 15 20 स्टूडेंट से ये कोर्स को लॉन्च नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें मेहनत काफी लगने वाली है। आगे आपके डायग्राम वाले पॉइंट आएंगे, डायग्राम वाले भी करने पड़ेंगे। ठीक है। तो काफी लंबा प्रोसीजर। एक चीज मैं आपको बता दूं, बिजली की किताब आपको थंबनेल के अंदर दिखाई दे रही होगी, 160 रुपए की किताब है, और 160 के आसपास पेज है इसके अंदर। लेकिन इसका डाटा एक ऐसा है कि अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया और उसके बाद याद रखने वाली चीजें वो सारी एक साथ इस तरीके से अरेंज की गई है कि आप लोग सोच नहीं सकते क्या किताब है। इस पर मैसेज करोगे तो मैं आपको उसका डेमो दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान में रखना, और मैं तुमको क्या बता रहा था, प्राइस तो भले ही आप लोग हजारों रुपए भी रखने को रख सकते थे, जिसे मैंने पीछे रखा। लेकिन फिर बात वही आती है कि पढ़ाने का जो इंटरेस्ट होता है, कि आपको जैसे मान लीजिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और आपको मेहनत का उतना नहीं मिल रहा, आगे इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मान लीजिए कि अ, कोई मिस्त्री है, वो आपका अच्छा काम करके दे रहा है, उसको आप लोग पेमेंट कम दोगे, फिर उसका मन नहीं करेगा इस काम को करने का। तो वही मेरा ही है। ठीक है, एक जायज फीस मांग रहा हूं मैं, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप लोग करना, बाकी आपकी इच्छा है। तो इस नंबर पर आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं बार बार ये बता रहा हूँ, मेरे को बच्चे चाहिए, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग 100 50 जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनका आने वाले 6 महीने में आपका सिलेक्शन दिखाऊंगा मैं इस चीज को, और टॉप रैंक के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। जब आप लोग बुक्स खरीदोगे तो उसके पीछे मेरी डिटेल दे रखी होगी आपको, तो वहां भी आप लोग देखेंगे तो रैंक आई हुई है अलग अलग एग्जामों के अंदर। ठीक है। और ठीक है, तो इससे कम तो होगा नहीं। ठीक लगे तो कर लेना, देखो कोई फोर्सेज नहीं है। दूसरी चीज ध्यान में रखना कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो 4,000 रुपये फीस होती है, और जो बच्चे रूम लेके रहते हैं तो 4,000 महीने का खर्चा आ जाता है। तो मेरा प्लान, इस कोर्स को पैसे कब, पहले मैंने 2500 किया था, फिर 2500 से मैंने 2100 कर दिया। अब इससे कम तो देखो फिर होगा नहीं। फिर तो फिर ये होगा कि फिर मैं इसको चलाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इस कोर्स का मैंने नाम रखा है समर्पण। आपको समर्पित करना पड़ेगा मेरे को, और मैं समर्पित होऊंगा आप लोगों के लिए। जब आप मेरे प्रति समर्पित होंगे, मैं आप लोगों के प्रति समर्पित होऊंगा, तभी अपने दोनों का काम बनेगा।
तभी आपका और मेरा जो होगा वो संबंध अच्छा चलेगा और सिस्टम इस तरीके से चलाएँगे कि आप लोगों को हर चीज़ के अंदर ऐसा लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है, हमें कुछ सीखने को मिला है और जो बच्चे ऑफलाइन कैंडिडेट है जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है लाइनमैन के अंदर, जिन बच्चों ने 1 पेपर पास किया उसने 2-2 3-3 एग्ज़ाम पास किए। कई बच्चों के 1 पेपर पास नहीं हो रहा, उसने कई एग्ज़ाम पास किए। कई बच्चे सुदर्शन चक्र किताब के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि सर ये किताब ने हमको पास करवा दिया। तो ऐसा मेरे को देखने को मिल रहा है किताब आपको पता है कि जो नॉलेज कोचिंग में करवा रहे हैं उसके द्वारा ही हमने किताब को काम करने में किया। तो ये एक आप लोगों के लिए एक बढ़िया चीज़ है। किताबें आपके पास 3 होनी चाहिए फिलहाल आज की डेट में सुदर्शन, त्रिशूल और बिजली। सुदर्शन से आपको थ्योरी और एमसीक्यू मिलेंगे, बिजली न्यूमेरिकल से आपको त्रिशूल से न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका और बिजली से आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो डाटा आपको याद करने वाला है, इसका मतलब आपकी तैयारी जो होगी वो 100 नहीं 101% हो जाएगी। मतलब एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्या होता है कि सर मेरा ये नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरा न्यूमेरिकल नहीं आता है, मेरे को ये कांसेप्ट नहीं है, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया उस किताब के रूप में। जब आप लोग उस थ्योरी को पढ़ोगे क्योंकि कुछ चीज़ें किताब से डायरेक्ट समझ में नहीं आती, वो आपको टीचर जब पढ़ाएगा तभी होगा, ठीक है? तो ये ठीक है? तो ये आप लोगों का परिवार अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो एक बच्चा फीस नहीं दे सकता, 2 बच्चे इकट्ठा लेके ले लो, एक साथ मोबाइल में देख लो और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैलिडिटी भी 2 साल की कर रखी है मैंने, ठीक है? 2 साल मज़े से पढ़ना, हालाँकि 2 साल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार भी 6 महीने अगर 6 महीने क्या 5 या 4 महीने अगर मैं डबल क्लास ले लूँगा तो हो सकता है जल्दी हो जाए और अभी देखो क्लासों का जो प्लान होगा वो 3 दिन ही होगा, मतलब शुक्रवार, शनिवार और संडे, ठीक है? बीच में ऐसे भी दिन आएँगे जिसमें लगातार मैं 5-5 दिन भी क्लास ले सकता हूँ क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा-सा इस तरीके से है। लेकिन जिस दिन मैं क्लास लूँगा उस दिन मैं 2 क्लासेस डेली लूँगा, ठीक है? बीच में आपको हफ्ते में 3 या 4 दिन क्लासेस चलेगी, ठीक है? और बाकी दिन क्लासें नहीं होगी, उस दिन आप लोग रिवीजन कर सकते हो और ये कोर्स लमसम 5 महीने मान के चलिए 5 या 4 महीने, तो बढ़िया पैकेज मिल जाएगा आपको और अब जो भी आगे भर्तियाँ जो भी आएगी जैसे लोको पायलट हो गया, राजस्थान के अंदर रोडवेज़ की भी कोई मर्ज़ी भर्ती मान लीजिए, वो आगे 5 महीने, 6 महीने चलेगी। 5 महीने, 6 महीने इसलिए चलेगी क्योंकि महीने, 2 महीने भर्ती नहीं आएगी। महीने फॉर्म चलेगा, उसके डेढ़ 2 महीने बाद एग्ज़ाम डेट आएगी। तब तक आपका सारा और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये मत सोचना कि हमको रिवीजन के लिए आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्लास में साथ-साथ याद होएगा, रिवीजन करने के लिए बिजली किताब है, 1 दिन में सारा काम कर दोगे आप लोग, 1 दिन नहीं तो 2 दिनों में कर दोगे, ठीक है? बिजली का डेमो पीडीएफ मिल जाएगा और अगर संभव हुआ तो रेगुलर क्लासेस भी चलेगी 6 दिन, 1 दिन संडे को रेस्ट करेंगे अपने, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा ये है कि आप लोगों को थोड़ा-सा शुरू का 1 महीना थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मैं पहले बात बोल रहा हूँ, वरना क्या होगा कि आप लोग कोर्स ले लोगे फिर बोलोगे सर मेरी क्लास नहीं लग रही, क्या बात है? जिस दिन क्लास लगी हफ्ते में देखो 6 क्लासेस बनती है, आपको हफ्ते में 6 क्लासेस मिलेगी, ठीक है? 3 6 की 8 भी मिल सकती है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो मेरा तो काम है पढ़ाना, लेकिन मैं तभी पढ़ाऊँगा जब आप लोगों की स्ट्रेंथ बनेगी, आप लोगों का बैच बनेगा तभी मज़ा आएगा। और विश्वास मान के चलिए कि अगर आपने 4 महीने क्योंकि 4 महीने मेरा आइडिया ये है कि अगर मैं 4 महीने या 5 महीने भी इसको करवाऊँगा, तो आपका एक बढ़िया तैयार हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो सभी को गुड नाइट, मिलेंगे नए सेशन के अंदर, ठीक है? तो अब आपके पास देखो 1 हफ्ता है, 1 डेढ़ हफ्ता पड़ा है आपके पास, तो सोच लेना जितना भी आपको सोचना है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप मैसेज करना पहले और ज़रूरी बात करनी तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? इनकी पीडीएफ में यार पेन ड्राइव मिली नहीं, पेन ड्राइव अब मिली है मेरे को, तो ये कल परसों तक आपको डलवा देंगे। मिलेंगे नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।